आज हम शुरू करने जा रहे हैं मंत्रिमंडल या कैबिनेट व्यवस्था। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट का क्या महत्व है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन में कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है तथा दूसरा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान के नाम से किया जाता है, किंतु वास्तव में सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान नहीं वरन वास्तविक प्रधान करता है। ब्रिटेन में प्रधान कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और कैबिनेट कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान। प्रसिद्ध ब्रिटिश विधिवेता डाइसी के शब्दों में शासन का प्रत्येक कार्य सम्राट के नाम पर किया जाता है, परंतु इंग्लैंड की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति कैबिनेट में निहित है। हम देखते हैं कि जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका दोहरी होती है, एक होती है वास्तविक और एक होती है नाम मात्र की। ब्रिटेन में भी ऐसा ही है, एक होती है वास्तविक और एक होती है नाम मात्र की। वास्तविक वहाँ कौन है? प्रधानमंत्री। नाम मात्र का है वहाँ पर सम्राट। इसी प्रकार ब्रिटेन की जो कैबिनेट व्यवस्था है उसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी। जैसे कि बेजहॉर्टन के अनुसार कैबिनेट एक हाइफन है जो जोड़ता है, एक बक्सुआ है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को मिलाता है। इसी प्रकार लॉवेल ने कहा कि राजनीतिक मेहरबान की आधारशिला कहा है। इसी प्रकार रैमजो मेयर का कथन है, कैबिनेट राज्य के जहाज का परिचालक चक्र है। ब्रिटेन शासन व्यवस्था की अलग अलग विद्वानों ने जब अलग अलग परिभाषा देके इसके अर्थ को स्पष्ट किया। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट का जो महत्व है वो पिछले 2 सदियों से चला आ रहा है। जैसे कि हम सभी जानते थे कि जो ब्रिटिश संविधान है वो धीरे धीरे विकास का परिणाम है, वो एकदम से किसी संविधान सभा द्वारा निर्मित नहीं है। ब्रिटेन संविधान वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में कार्यपालिका अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करती जा रही है और ब्रिटेन में भी यही प्रवृत्ति प्रमुख रूप से देखी जाती है। परंपराओं के आधार पर सम्राट पूर्णतः एक औपचारिक प्रधान बनकर रह गया है और व्यवहारिक प्रवृत्तियों के कारण संसद की शक्तियों का ह्रास हो रहा है। ऐसी स्थिति में रैमजो मेयर जैसे कुछ व्यक्ति कैबिनेट के अधिनायक तत्व की बात करते हैं। कैबिनेट के अधिनायक तत्व की बात निराधार है, लेकिन इसके साथ ही ये तथ्य है कि ब्रिटिश व्यवस्था में कैबिनेट सर्वाधिक शक्तिशाली इकाई है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल का जो आश्रय है या जो अभिप्राय है वो अलग अलग विद्वानों ने अपनी परिभाषाओं से स्पष्ट किया। फिर भी हम इसके साधारण शब्दों में इसका कैबिनेट या जो मंत्रिमंडल है उसका अभिप्राय, मंत्रिमंडल का आश्रय या अभिप्राय उस राजनीतिक समिति से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। लोक सदन के बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद प्रदान किया जाता है। यानी कि लोक जो सदन है उसमें अगर किसी दल को बहुमत है तो उस दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री बनाने के लिए उसको आमंत्रित करता है और प्रधानमंत्री सिद्धांततः संसद सदस्यों में और व्यवहार में सामान्यतः अपने ही राजनीतिक दल के संसद सदस्यों में से अपने सहयोगियों का चुनाव करता है। यानी संसद के जितने भी सदस्य होते हैं उस बहुमत दल के
अपने में से एक नेता चुनते हैं और वो बहुमत दल का जो नेता है उसको सम्राट प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करता है। और प्रधानमंत्री जो है अपने सहयोगियों को मंत्रिमंडल में शामिल करता है या मंत्रिमंडल के लिए चुनता है। जैसे कि मुनरको शब्दों में मंत्रिमंडल राजमुकुट के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए हुए राजकीय परामर्शदाताओं की समिति को कहा जा सकता है जिन्हें लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अब हम देखते हैं कि जो मंत्रिमंडलीय शासन है या मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था है उसकी क्या विशेषता है। हम देखते हैं कि जो इंग्लैंड है उसमें मंत्रिमंडल में जो व्यवस्था है वो उसकी जो विशेषता है वो है जैसे कि पहली, सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता, यानी सम्राट जो है वो वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कौन है वहाँ पे ब्रिटेन में, प्रधानमंत्री, उससे वो क्या है, पृथक है। दूसरा, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, यानी कि संसद में और मंत्रिमंडल के बीच में क्या है, वहाँ पर घनिष्ठ संबंध है। तीसरा, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल अपने काम के लिए क्या है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। और वहाँ जब ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है तो कार्यपालिका में से ही व्यवस्थापिका बनती है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। गोपनीयता, यानी मंत्रिमंडल की कार्रवाई के संबंध में गोपनीयता का सिद्धांत है। मंत्रिमंडल की राजनीतिक सहजातीयता, वो राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं या उन राजनीतिक रूप से उनमें चेतनाएं होती हैं। मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व, यानी कि जो संपूर्ण मंत्रिमंडल है वो किसके नियंत्रण में काम करता है, प्रधानमंत्री के नियंत्रण में। अब हम देखते हैं कि जब ब्रिटिश मंत्रिमंडल की परिभाषा, उसका अर्थ और उसकी विशेषता। अब हम देखते हैं कि जो मंत्रिमंडल है उसका गठन किस प्रकार से किया जाता है। हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के गठन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति से प्रारंभ होती है। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री का चुनाव सम्राट द्वारा किया जाता है, लेकिन सामान्यतः ब्रिटेन की द्विदलीय पद्धति के अंतर्गत प्रधानमंत्री का चुनाव महानिर्वाचन में जनता द्वारा किया जाता है। परंपरा के अनुसार सम्राट लोक सदन के बहुमत के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। अतः सामान्यतः इस संबंध में सम्राट की व्यक्तिगत इच्छा या विवेक का कोई महत्व नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जबकि एक प्रधानमंत्री आकस्मिक त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए और उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी न हो तो सम्राट प्रधानमंत्री के चुनाव में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। यानी हम देखते हैं कि जो मंत्रिमंडल का गठन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, सम्राट। सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जो बहुमत दल का नेता होता है, लेकिन वो बहुमत दल का नेता यानी जनता द्वारा चुना हुआ होता है। तो सम्राट को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए वो बहुमत दल के नेता को आमंत्रित करेगा। तो उस समय तो जो सम्राट है उसका विवेक से वो कार्य नहीं करता, बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद ग्रहण कराता है। लेकिन तब सम्राट की शक्तियाँ जो है वो बढ़ जाती है जब प्रधानमंत्री का पद खाली हो या ये किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या उसके जो उत्तराधिकारी है उसको चुनने के लिए सम्राट को एक अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें सम्राट ने अपने विवेक का प्रयोग किया, जैसे कि लेकिन ऐसा करते समय उसे इस बात को ध्यान में रखना होता है कि उसके द्वारा इस पद के लिए, किस पद के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया व्यक्ति लोक सदन के बहुमत का विश्वास पात्र हो। वर्तमान समय में इस बात के कारण सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव करने में अपने विवेक का प्रयोग
करने के अवसर और कम हो गए। जब ग्रेट ब्रिटेन में के दोनों ही प्रमुख दल, मजदूर दल और अनुदार दल ने इस चलन को अपना लिया कि महानिर्वाचन के बाद और इसके बाद जब कभी प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो, लोक सदन का बहुमत स्वयं अपने नेता का चुनाव करेगा। यानी कि जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता, या हम कह सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री का पद खाली हो, तो उस समय सम्राट जो है वो अपने विवेक से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए चुन सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे सम्राट का जो विवेक से प्रधानमंत्री को चुनने की जो शक्ति है वो कम होती जा रही है, क्योंकि वहाँ जो दो दल हैं वो दोनों दलों के जो सदस्य हैं वो अपने में से एक को नेता चुनते हैं। हम देखते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर की जाती है। जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है सम्राट द्वारा, तब प्रधानमंत्री किसकी नियुक्ति करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर सम्राट करता है। हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन में जो रानी विक्टोरिया थी, उसके बाद से इस संबंध में सम्राट का प्रभाव समाप्त हो गया है कि नवीन सरकार के निर्माण का नियंत्रण प्राप्त होने के बाद प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों की सूची सम्राट को देता है और सम्राट के द्वारा उनके नामों की घोषणा की जाती है। परंपरा के अनुसार मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है या अनिवार्य है। किसी ऐसे व्यक्ति को जो नियुक्ति के समय संसद सदस्य न हो, यानी कि कोई भी जो मंत्रिमंडल का सदस्य होगा उसको संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो नियुक्ति के समय संसद का सदस्य न है या वो नहीं है, तो उसे केवल 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। इस बीच में या तो उसे लॉर्ड की उपाधि देकर लोकसभा का सदस्य बना दिया जाता है, या वह उपचुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आता है। मंत्रिमंडल में दोनों ही सदनों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। सामान्यतः प्रत्येक कैबिनेट में 4 मंत्री लोकसभा में से होते हैं। यद्यपि इस प्रकार की कानूनी व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री को अपने सहयोगियों का चुनाव करने में अपने दल के अंदर विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र और समुदाय के प्रतिनिधित्व, सदस्यों की दक्षता और उनकी समाज सेवा की भावना आदि का ध्यान रखना होता है। सहयोगियों का चुनाव निश्चित रूप से एक कठिन और महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मंत्रिमंडल की सफलता सभी सहयोगियों के चुनाव पर ही निर्भर करती है। इस संबंध में लावेल ने ठीक ही कहा है कि प्रधानमंत्री का ये कार्य ऐसा ही है जैसा कि बहुत से ऐसे ब्लॉकों की सहायता से जो एक दूसरे से मेल न खाते हो, एक चित्र तैयार करना है। यद्यपि सहयोगियों के चुनाव में प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ वास्तविकताओं को दृष्टि में रखा जाता है, लेकिन जहाँ तक वैधानिक दृष्टिकोण का संबंध है, वह अपने सहयोगियों के चुनाव में पूर्ण स्वतंत्र होता है। व्यवहार में भी इस संबंध में अंतिम निर्णायक तो उसका अपना विवेक ही है। जैसा कि एम्ब्री लिखते हैं कि वास्तव में किसी अधिनायक को ही अपनी कैबिनेट के निर्माण में इतनी अधिक स्वेच्छाचारी शक्ति प्राप्त होती है जितनी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को। अपवाद स्वरूप समय में जब आम चुनाव किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दे पाता है तथा एक गठबंधन सरकार बनती है, तब प्रधानमंत्री की ये शक्ति अवश्य ही सीमित हो जाती है। मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या निश्चित करना, उसके स्तर निर्धारित करना, उसको विभागों का वितरण करना प्रधानमंत्री का ही कार्य है। मंत्रिमंडल का निर्माण
हो चुकने के बाद ही प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में कोई भी परिवर्तन कर सकता है। किसी एक राजनीतिक दल को लोक सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने पर संयुक्त मंत्रिमंडल या संकट की स्थिति में राष्ट्रीय मंत्रिमंडल का निर्माण किया जा सकता है। युद्ध काल में मंत्रिमंडल की भी एक आंतरिक समिति के रूप में युद्ध मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है। हम देखते हैं कि आज हमने चर्चा करी मंत्रिमंडल के गठन पे, मंत्रिमंडल की विशेषताओं पे और मंत्रिमंडल की परिभाषाओं पर। कल हम चर्चा करेंगे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है और उसकी क्या कार्यप्रणाली है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।